Hello everyone, I am Dr. Anchal Chandak and in this video I am going to talk about Ferdinand de Saussure. Before this I have already made a video on Saussure in which I have discussed the important concepts like sign, signified, signifier, lang and parole. In this video I am going to talk some more important concepts of Ferdinand de Saussure. The first concept is syntagmatic relationship. What is the syntagmatic relationship? जब हम साइंस की एक लीनियर सीक्वेंस में रिलेशनशिप को देखते हैं उसे सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बिग हाउस ऑन द हिल इज फॉर द सेल. यहां पर हम देखते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी साइंस हैं, दीज ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ लीनियर सीक्वेंस. कैसे? बिग का रिलेशन हाउस से है, हाउस का रिलेशन हिल से है, हिल का रिलेशन यहां से है. सो दीज ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ लीनियर सीक्वेंस. इट इज नॉन एज सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप. अगर हम यहां से कोई एक वर्ड को हटा देते हैं, सपोज हम यहां से हाउस को हटा देते हैं या हम हिल को हटा देते हैं, तो इस सेंटेंस का वो मीनिंग नहीं बनेगा जो अभी बन रहा है. सो दिस इज नॉन एज द सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप. नाउ अगर हम इस बिग की जगह पर लार्ज लिख देते हैं या फिर ह्यूज लिख देते हैं, तो क्या इसके मीनिंग में कोई चेंज आएगा? क्या इसके मीनिंग पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नो. अगर हम इसके सिनोनियम से ही इस वर्ड को रिप्लेस करते हैं तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप. पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप. सो एक लीनियर सीक्वेंस में जो रिलेशनशिप होता है सभी वर्ड्स का, उसको हम सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप कहते हैं. और जो सिनोनियम के साथ में या उसी के ग्रुप के दूसरे वर्ड्स के साथ में एक साइन का जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज नोन एज द पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट गिवन बाय फर्डिनेंड डी सश्योर इज डायक्रॉनी एंड सिंक्रोनी. डायक्रॉनी and synchrony. Now, what are the meaning of these words? Diachrony and synchrony. Diachrony का मीनिंग क्या होगा? हम इस वर्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो हम देखते हैं कि यह जो वर्ड है वह दो वर्ड्स से मिलकर बना है. फर्स्ट इज डाया एंड सेकेंड इज क्रॉनी. डाया का क्या मीनिंग होगा? थ्रू, अक्रॉस. यह दोनों इसके मीनिंग होंगे, या तो थ्रू या तो अक्रॉस. और क्रॉनी का मीनिंग क्या होगा? टाइम से इसका मीनिंग होता है. और यह जो वर्ड है यह कहां से लिया गया है? क्रोनो से, और जिसका मीनिंग क्या होता है? टाइम. तो अब हम यहां देखते हैं कि किसी चीज की अगर हम अक्रॉस द टाइम स्टडी करते हैं, एक चीज की स्टडी हम उसके पास्ट से प्रेजेंट तक करते हैं, दैट इज नोन एज द डायक्रॉनिकल स्टडी. एंड सिंक्रोनी में क्या होता है? सिंक्रोनी भी दो वर्ड्स से मिलकर बना है. एक तो है प्रीफिक्स सिन और दूसरा वर्ड है क्रोनी. सिन प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होगा? टाइम, एट द टाइम या टुगेदर, या फिर सेम टाइम पर, एट द टाइम, सेम टाइम पर. और क्रोनो अगेन मीनिंग इसका क्या होगा? टाइम. सो हम किसी चीज की स्टडी एक ही टाइम पर करते हैं, सेम ही टाइम पर करते हैं. सेम टाइम पर अगर हम उसकी स्टडी करते हैं एक चीज की, दैट इज नोन एज द सिंक्रोनिकल स्टडी. फर्डिनेंड डी सश्योर ने इन दोनों टर्म्स को लैंग्वेज से रिलेट किया है और वे कहते हैं कि अगर आप एक लैंग्वेज की स्टडी उसके पास्ट से प्रेजेंट तक करते हैं कि उस लैंग्वेज में
पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सभी चीजों की आप स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द डायक्रॉनिकल स्टडी। और अगर आप एक लैंग्वेज की स्टडी एक ही पॉइंट पर करते हैं, एक ही टाइम पर करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं उसी एक ही टाइम पर, या उसके यूज को उसी टाइम पर देखते हैं, उसका उस टाइम पर कल्चर से क्या रिलेशन है उस चीज को देखते हैं, तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनिकल स्टडी। You can understand these things with a very simple example. We know that Francis Bacon has used the Old English in his essays. There is a word maquette. फ्रांसिस बेकन ने यह वर्ड यूज किया है अपने एसेस में। वहां पर इस वर्ड को मैकेट कहा गया है, लेकिन हम इस वर्ड का यूज कैसे करते हैं, इस फॉर्म में हम इस वर्ड का यूज करते हैं, मैक्स में हम इस वर्ड का यूज करते हैं, हम इस वर्ड को मैकेट नहीं कहते हैं। सो जो मीनिंग है वह चेंज नहीं हुआ है इसका, लेकिन जो इसका जो स्ट्रक्चर है वर्ड का वह चेंज हो चुका है। ओल्ड इंग्लिश में इसको मैकेट कहा जाता था, अभी इसको मैक्स कहा जाता है। सो ये जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट में इस वर्ड में जो चेंज आए हैं, दैट इज नोन एज द डायक्रॉनिकल स्टडी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे गिवेट, डॉट, हैट, इन सभी वर्ड्स को अभी हम इस फॉर्म में नहीं यूज करते हैं, वी यूज गिव्स, डज, हैज। सो यह जो चेंजेस हैं, गिवेट का गिव्स बन जाना, डॉट का डज बन जाना, हैट का हैज बन जाना, यह जो चेंजेस हैं पास्ट से लेकर प्रेजेंट में, दैट चेंजेस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द डायक्रॉनिकल स्टडी। अब सिंक्रोनिकल स्टडी में क्या होता है, हम एक प्रोवर्ब देखते हैं, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल। यहां हम देखते हैं कि इसका जो मीनिंग है वह क्या होता है, टू समराइज। अब इसका मीनिंग पास्ट में भी टू समराइज ही था और अभी भी इसका जो मीनिंग है वह टू समराइज ही है, इसका जो मीनिंग है वह चेंज नहीं हुआ है। सो इट इज नोन एज द सिंक्रोनिकल स्टडी। ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनिकल स्टडी कहेंगे। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है संस्कृत लैंग्वेज जो है, अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की स्टडी करेंगे उसके पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो हम देखते हैं कि उस लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वह जो लैंग्वेज है बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस की मदर बनी है। सो कैसे वह अदर लैंग्वेजेस की मदर बनी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे संस्कृत लैंग्वेज में पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कितने चेंज आए हैं, इन सभी चीजों की अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द डायक्रॉनिकल स्टडी। और हम संस्कृत लैंग्वेज का जो प्रेजेंट में स्टडी करेंगे कि उसकी अभी कल्चर में क्या वैल्यू है, पीपल उसको कैसे यूज करते हैं, अदर लैंग्वेज से प्रेजेंट में उसका रिलेशन कैसा है। सो यह सभी जो स्टडी है इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनिकल स्टडी। So this is all about the diachronical study and the synchronical studies. In my next video, I will meet you soon with other critic and till then enjoy the life with literature. अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है, please do it like, share and subscribe. Thank you.